वेलकम यू ऑल। अभी चर्चा करेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और इट्स नोन टू अस कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज इम्पॉसिबल और विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। A stream of electrons moving through a conductor constitutes an electrical current. Conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. ये किसी भी कंडक्टर से ये क्या है? A stream of electrons moving through a conductor और जस्ट उसकी उल्टी दिशा में क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा होगी। तो टर्म है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जब बहाव होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बहाव के ठीक विपरीत दिशा में कन्वेंशनल करंट की दिशा होती है। The direction of conventional current is opposite to flow of electrons. कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि ये फ्लो करता है, मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ए से बी की ओर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो धारा के लिए यदि हम सिंबल देते हैं आई, ये फ्लो करेगा बी से ए की ओर, याद रखेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है, सदिश नहीं है। सदिश का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हो। रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। रीजन ये है कि डज नॉट अबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता विद्युत धारा। चूँकि किसी भी राशि को सदिश होने के लिए तीन चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और सदिश योग नियम का भी पालन करता हो वह राशि। विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। यह क्या है? इसलिए वो स्केलर है, वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट कम टू द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है। एक्चुअली क्या है कि आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश की बहाव की दर विद्युत धारा कहलाती है। और एक सेकंड में जितना आवेश बहता है वो क्या कहलाता? विद्युत धारा कहलाता है। और इसलिए हमने फार्मूला लिखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब क्या हुआ? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। विद्युत धारा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बटा समय। यदि इकाई की हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पे चर्चा क्या हो रही? एम्पियर की। तो एम्पियर हो गया और एम्पियर बराबर हो जाएगा क्यू का इकाई जो होता है कूलम्ब होता है और टाइम की इकाई क्या होती है? सेकेंड। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, याद रखेंगे। तो ये भी मल्टीपल चॉइस में आता है क्वेश्चन कि व्हाट डज द एम्पियर मीन। याद रखेंगे एम्पियर इज इक्वल टू एम्पियर इज कूलम्ब पर सेकेंड। To set the electrons in motion in an electric circuit, we use a cell or a battery. A cell generates a potential difference across the terminals. It is measured in volt. सिंपल बात है कि अगर आपके पास आपके हाथ में तांबे का तार हो, उसको छुएंगे तो आपको विद्युत झटका नहीं लगेगा, because there is no flow of charge through the copper wire.
तांबे के तार से कोई धारा नहीं बहती है, इससे आपको विद्युत का झटका नहीं लगता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये तांबे का तार है तो इलेक्ट्रॉन्स है ये, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, ये तार है और तार के सिरों के बीच में यदि हम एक सेल ले दें, बैटरी ले दें, जिसका जैसे ड्राई सेल टॉर्च में आप लगाते हैं, लिखा भी रहता है उस पर 1.5 वोल्ट, तो एक सेल ले लें और 3-4 बैटरी लगा दें, मोर देन वन सेल्स इज नोन एज बैटरी। एक से अधिक जब सेल होगा तो बैटरी कहलाता है। तो क्या होगा, आप देखेंगे सेल में कि प्लस एंड माइनस लिखा रहता है। प्लस मीन्स हाई पोटेंशियल, माइनस मीन्स लो पोटेंशियल। It's because of the difference of potential that gives difference of energy across the ends of the conducting wire across which the cell is placed. शेप है एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कंडक्टिंग वायर है, ऐसा मैं दिखाया है रेसिस्टेंस को दिखाने के लिए, आर रेसिस्टेंस है ये, और इसके सिरों के बीच में हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया। यहाँ भी ऐसा दिखाया सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को दर्शाने के लिए। ये इसका मान लो माइनस है, ये प्लस है, राइट। से 1.5 वोल्ट जो भी है, एक सेल लगा तो 1.5 वोल्ट है। इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आर और इस सेल का बाहरी प्रतिरोध है। अगर मान लेते हैं कि कॉपर का वायर है, इसके इंड्स हैं ए एंड बी, राइट, तो ये प्लस है तो ये पॉइंट भी प्लस हो गया, ये माइनस, ये पॉइंट भी माइनस हो गया। और प्लस का पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लो इसका पोटेंशियल वी है और बी बिंदु का पोटेंशियल हमारा वी बी है, तो क्या हुआ यहाँ पे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और डिफरेंस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यू कैन कॉल इट एज द वी। अब होगा क्या कि चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को फ्लो करता है, और पॉजिटिव जो होगा वो हाई से लो फ्लो करता है। ये भी आप जान लें कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्जेस से लाइक फ्लो फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बात क्लियर हो गया। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा इधर से इधर की ओर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर से इधर। ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स की धारा के ठीक विपरीत क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। ये करंट की दिशा है, इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा है बी टू ए, और विद्युत धारा के बहने की दिशा ए टू बी है, राइट। अब इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। और यहाँ पर V की इकाई क्या होगी, वोल्ट होती है। इसकी क्या इकाई होगी करंट की, एम्पियर मैंने बताया था। इसकी वोल्ट की इकाई V की इकाई वोल्ट हो गया, और R की इकाई ओम हो गया। यहाँ भी याद रखिएगा एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट बटा ओम, और मैंने बताया इसके पहले कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बटा सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, वोल्ट पर ओम इज आल्सो एम्पियर। Resistance is a property that resists the flow of electrons in a conductor. It controls the magnitude of the current. The SI unit of resistance is ohm. अभी चर्चा हुई है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसको क्लियर करने के लिए I take help of the formula I is equal to V by R. This is called Ohm's law. ये क्या कहलाता है, Ohm's law कहलाता है। और इसको वैलिड होने के लिए डिटेल्स में बताऊंगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पहला। और दूसरा ये मेटल्स के लिए है, मेटल्स के लिए लागू है ये। सो दिस इक्वेशन I is equal to V by R called Ohm's law, that is the current is equal to potential difference divided by resistance is the Ohm's law. Okay, and this holds good under two conditions. One, temperature remains constant, and second, it is good to metals and few other materials. It's not the universal law. तो इसमें क्या है हमारा, ये कह रहा है कि रेसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं इससे क्या हो जाएगा,
आई इज इक्वल टू वी, आई वेरीज भी, यदि आर कांस्टेंट हो जाए, आई वेरीज वन बाई आर, भी कांस्टेंट हो जाए और वी वेरीज आई, यदि कौन आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा ये कि आई वेरीज वन बाई आर, दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो आई का मान कम जाएगा, और आर का मान कम जाएगा तो आई का मान ज़्यादा हो जाएगा। सेम थिंग इज देयर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर्स, इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। मतलब यदि हम चाहते हैं कि अधिक धारा कम धारा बहे, उसके लिए ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल को ले लीजिए जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर को चेंज करके भी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। विद्युतीय प्रतिरोध जो होता है किसी भी मटेरियल्स का वह गुण होता है जिससे कि वह उससे बहने वाली धारा का विरोध करता है, और इसकी यूनिट क्या होता है, ओम होता है। Something is there. Ohm's law. The potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains constant. पहले ही मैंने बताया ये कि I is equal to V by R. V का मतलब यहाँ पर क्या है, VA minus VB is equal to V, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ सेम चीज़ है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, I वेरीज V, I वेरीज 1/R। यहाँ पर क्या होगा, आई वेरीज भी कहेंगे तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी कांस्टेंट हो जाएगा, और यदि हम कहते हैं कि भी वेरीज आर, यहाँ पर आई कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज ओम्स लॉ। आइए लागू किसके लिए होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या है, फॉर मेटल्स एंड फ्यू अदर मेटल्स, याद रखेंगे। I is equal to V by R is the Ohm's law, and it speaks to the electric current flowing through any conducting wire is inversely proportional to the resistance of the conducting wire, provided the temperature should be kept constant. And next, it is good to metals and few other materials. The resistance of a conductor depends directly on its length, inversely on its area of cross section, and also on the material of the conductor. इसको हम एक फॉर्मूला से देख सकते हैं, उसको कहेंगे कि वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसको लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई एस। यहाँ पर क्या है, R रेसिस्टेंस, L लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, S क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड रो कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या है, यदि हम एक तार लेते हैं, मान लीजिए एक कंडक्टिंग वायर ऐसे है, ओके, से इसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये हुआ हमारा, ये वाली हुई। यदि अगर ये सर्कुलर होगा तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि R का मान जो होगा लेंथ पर निर्भर करेगा। R वेरीज L, R varies 1/s and R varies रो, और दोनों में से एक को कांस्टेंट करना होगा। यहाँ आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटाने पर घट जाएगा। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाइएगा, रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा। डैट इज मोटे तार का प्रतिरोध जो होगा पतले तार से कम होगा, याद रखिएगा। तो ये, और जो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, वह ओम है। Now come to
the equivalent resistance of several resistances in series is equal to the sum of their individual resistances. ये मतलब कि यहाँ पे जैसे हमारे पास सीरीज का क्या अर्थ है आप समझ लीजिए। जैसे आप बैठे हो, तो आप बैठे हैं मेरी तरफ, तो क्या होगा कि एक स्टूडेंट का दाहिना दूसरे के बाएं, तो लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट स्टूडेंट का दाहिना और इधर वाले का बायां, और उसके बीच में क्या है? ये एक बैटरी दे दीजिए, सेल दे दीजिए। अब क्या है कि तीनों को हटा दीजिए, और तीनों को यदि हम हटा देते हैं और एक रेसिस्टेंस लेते हैं, राइट, तो तीनों रेसिस्टेंस के बराबर एक रेसिस्टेंस की जो भूमिका होगी, डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। इसको ऐसे हम देख सकते हैं, से मेनी रेसिस्टेंस आर देयर, बहुत सारे रेसिस्टेंस है इसके बीच में। अब क्या किया गया है यहाँ पे कि सेल दे दिया गया, ए माइनस प्लस प्लस माइनस, राइट, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और ये पहला रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड सो ऑन। अभी सबको हटाकर एक रेसिस्टेंस ले लीजिए से, एंड एट द सेम सेल जोड़ दीजिए, माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, एंड नाउ से दिस रेसिस्टेंस इज आर। अब तीनों रेसिस्टेंस के बदले में एक रेसिस्टेंस लिया गया, राइट। दिस सिंगल रेसिस्टेंस गिव्स द इम्पैक्ट P इक्वल टू द थ्री रेसिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3, तो उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो सीरीज का जो होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस सो ऑन। ये क्या है? इन सीरीज, इन सीरीज। और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसी चीज को, कि R इज इक्वल टू समेशन ओवर R n, वेयर n इज इक्वल टू 1 to n itself। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3, दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सेवरल रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। यही है हमारा। सीरीज में जो रहेगा तो वो जुट जाएगा। Now come to the parallel. A set of resistors connected in parallel has an equivalent resistance, say given by 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This happens here. जैसे आप बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब ये जो सामने बैठे हैं वो सारा का सारा अपना दाहिना हाथ एक बिंदु पर रख दें, अब बायां हाथ एक बिंदु पर रख दें, और तब क्या है, दाहिने हाथ, दाहिना जो हाथ है और बायां हाथ है उनके बीच में आप एक सेल जोड़ दो। आपका मतलब आपको रेसिस्टेंस में ट्रीट कर रहा हूँ, सेल जोड़ दो, तो व्हाट विल हैपन, ऐसा दिखेगा शेयर। ऐसा दिखेगा। ये सबका लेफ्ट है, ये सबका राइट है, और इसके बीच में क्या है, सेल जोड़ दीजिए। R माइनस प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, व्हाट विल हैपन, करंट फ्लो करेगा ये, और करंट जब फ्लो करेगा तो आप देख लीजिए ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। So the resistance is R, R1, R2, R3.
तो ऐसी स्थिति में इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य का मतलब रिजल्टेंट कंबाइन रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज इन पैरेलल, समानांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तो। और इसी को तब हम लिख सकते हैं ऐसा कि 1/R इज इक्वल टू समेशन ओवर 1/Rn, n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू n इटसेल्फ। मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो R1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो R2 हो जाएगा। इस तरीके से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दिस इज कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन। और आपके जो घर में जो रेसिस्टेंस का जो कम्बिनेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में रहते हैं। ये पैरेलल कम्बिनेशंस हैं। और पहले वाला क्या देखा था, सीरीज देखा था। नेक्स्ट आइए, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन ए रेसिस्टर इज गिवन बाय W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। मतलब हुआ कि हमारा ये W जो है वो दिस इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, राइट। यहाँ पर क्या है, W जो है वो एनर्जी कंज्यूम्ड, जिसको डिसिपेटेड भी बोलेंगे हम। V क्या है, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। T क्या है, टाइम। तो ये फॉर्मूला खींच के बता दिया, ये बताया कि एनर्जी कंज्यूम्ड और द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब यदि हम क्या करें, इसको हम जो वोल्ट इंटू एम्पियर है, ये वोल्ट इंटू एम्पियर को V इंटू तो हमारे पास जो V इंटू आई जो है, दिस इज कॉल्ड वाट। क्या बोलते हैं इसको, वाट, राइट। और वाट किसकी इकाई है, पावर की है। तो यही से हम कर सकते हैं सीयर कि P इज इक्वल टू W/T। मतलब क्या हुआ, हम इसको नीचे ले आए, वो ये वर्क डन है, T टाइम है, और ये V इंटू आई पावर है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, याद रखिएगा। यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एनी सर्किट। पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। 1 watt of power is consumed. 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current passes as a potential difference of 1 volt, right? जैसे हमारे पास कोई रेसिस्टेंस है, से R है ये, और हमने सपोज किया कि सेल दे दिया यहाँ पर माइनस प्लस माइनस करंट I पासेस थ्रू, I करंट फ्लो कर रहा है ये। यहाँ पर पावर जो होगा और वोल्ट क्या हुआ, यहाँ पे से V1 इधर VV, सो V1 VA माइनस VV इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, I करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, and this is nothing but this is power P. So here P is equal to V into I, volt into ampere। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसकी इकाई क्या है, वोल्ट है, इसकी इकाई क्या है, सेकेंड है। वोल्ट इंटू सेकेंड इज नथिंग बट यूनिट ऑफ पावर, इट इज कॉल्ड वाट। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम 1 वोल्ट कर दिया, ये 1 वोल्ट हुआ, 1 एम्पियर हुआ, and then you get 1 watt of power. The same story is there. 1 watt of power is consumed when
1 एम्पियर ऑफ करंट, यहाँ पर क्या है, करंट को हम मान लेंगे, ये मिस्टेक है यहाँ पे, जस्ट टू राइट अगेन, P is equal to V into, again there is a mistake, P is equal to वोल्ट इंटू एम्पियर। अब इसमें क्या करना है हमें कि V को हम 1 वोल्ट कर दिया और एम्पियर को 1 एम्पियर कर दिया, तो वोल्ट इंटू एम्पियर क्या हुआ, दिस इज योर वाट। इसलिए यहाँ पर है हमारा 1 वाट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ मीन्स या 1 एम्पियर ऑफ करंट passes at a potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt, then you get the unit of power watt. Now come to the commercial unit of electrical energy consumed. It's a kilowatt hour, and kilowatt hour is also known as unit. Kilowatt hour is also known as unit. यहाँ देख रहे हैं कि किलोवाट आवर, दिस किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज, इसकी यूनिट ही बोलते हैं। और जैसे आप आता है इलेक्ट्रिकल बिल जो आता है बोर्ड से, लिखा रहता है आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया, 200 यूनिट कंज्यूम किया, 50 किया, 5 किया, एंड अकॉर्डिंगली यू आर बीइंग चार्ज। तो क्या है, यूनिट जो है हमारा किलोवाट आवर, याद रखिएगा, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जितना विद्युतीय ऊर्जा का जो खपत होता है उसकी जो इकाई होती है वो यूनिट होती है, जिसको हम किलोवाट आवर बोलते हैं, राइट। ये क्या है हमारा, अब यहाँ ये जो है कि 1 किलोवाट आवर, दिस इज योर 1 किलोवाट आवर इज 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 1 किलोवाट आवर, एंड दिस इज योर यूनिट इक्वल, दिस इज योर 36 × 10⁵ जूल। और इसी को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, याद रखेंगे। अब नाउ see something in detail. Electric current and circuit. Electric current is your I is equal to Q by T. That is rate of flow of electrical charge. Okay. I क्या है, करंट है, Q है चार्ज, एंड T टाइम। इससे अगर इसकी इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब बाई सेकेंड, एंड दिस कूलम्ब बाई सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। और आपसे पूछे कोई कि Q क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, तो आप इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज समथिंग फंडामेंटल इन साइंस। यह क्या है, यह है प्रत्येक के पदार्थ का मौलिक गुण है। मात्रा भी एक मौलिक गुण है, और मात्रा का ज्ञान किससे होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज भी वो बेसिक एंटिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेज है, और इसका डेफिनेशन हमें मिलता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से। ओके, जहाँ दोनों में फ़र्क क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रिकल फोर्स में, वहाँ मास है, मास में प्लस माइनस की बात नहीं होती है, मास हमेशा प्लस ही रहेगा, बट इलेक्ट्रिकल चार्जेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जस्ट ये एक सर्किट डायग्राम को दर्शाया गया इसमें। ये बैटरी है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये रेसिस्टेंस है, बल्ब है, और ये फिर यह अमीटर है जो कि विद्युत धारा को मापेगा। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब भी हो सकता है, और ये अमीटर विद्युत धारा को मापते हैं।
तो अगर पूछेगा कि क्या है, यहाँ पे आमीटर क्या होता है, आमीटर क्या है, इज ए डिवाइस मीन टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। ये मल्टीपल चॉइस में पूछता भी है। तो आमीटर का क्या काम होता है, किसी भी परिपथ से, किसी भी तार से बहने वाली धारा का माप करना, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। Now come to electrical potential and potential are difference। ये क्या है हमारा, जैसे मैं इसको क्लियर कर दूं, ये तार है, मान लो कॉपर का तार है विथ रेसिस्टेंस R, इसमें आपने एक बैटरी जोड़ दिया, ड्राई सेल जोड़ दिया, राइट। ये ड्राई सेल क्या है, ये इंटरनल से आंतरिक प्रतिरोध R है, ये माइनस है, ये प्लस है। फिर मैं बोलूँगा अगर ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। से दिस पॉइंट VA पोटेंशियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा VB। और मैंने बताया था कि प्लस का पोटेंशियल ज़्यादा होता है देन VA विल बी ग्रेटर देन VB। इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा PD, इससे V इज इक्वल टू VA माइनस VB, राइट। क्लियर है ये। अब क्या है हमारा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए कंडीशन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज ए कंडीशन, ये वर्क डन है, ये एनर्जी वैल्यू है, और ये डिसाइड करता है कि आवेश का बहाव किधर होगा। इट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ द करंट। क्योंकि अगर कोई भी आप तार ले लेंगे तो अपने आप धारा नहीं बहेगी, लेकिन आप क्या करेंगे कि अगर तार के सिरों के बीच में अगर बैटरी से जोड़ देते हैं, सेल जोड़ देते हैं, तो उससे धारा बहने लगती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल, सेल का क्या काम है। सेल का काम ये है कि वह उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को उत्पन्न करे, पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करे। एंड दैट्स व्हाई ए सेल इज ए सीट ऑफ केमिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसके प्लस और माइनस को तार के सिरों के बीच जोड़ दिया जाए तो तार के सिरों के बीच में एनर्जी डिफरेंस पैदा करता है, वर्क डिफरेंस पैदा करता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, राइट। वी हैव डिस्कस सर्किट डायग्राम, जस्ट हम कर सकते हैं ऐसा। एक तार है, ये तार का रेजिस्टेंस R है, फिर हमने सेल जोड़ दिया यहाँ पे आमीटर जोड़ दीजिए, लगा दीजिए यहाँ पे। R माइनस प्लस माइनस, दिस इज ए वायर, कंडक्टिंग वायर है, ये तार है, ये वायर है, ये हमारा क्या है आमीटर है, टू मेजर द करंट। ये क्या है सेल है, ये क्या है सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ये यहाँ पे जस्ट ये कुछ सिंबल को दिया गया है, ये जैसे ये सेल का सिंबल है, बहुत सारे सेल को जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगा। ये आपका ये प्लग की है, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, फिर प्लग की है सेकेंड में क्लोज वाला, फिर क्या है वायर ज्वाइंट ये सिंबल है ज्वाइंटर, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा उसको बता रहा है। इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल है ये, फिर हमारा ए रेसिस्टेंस है R, रेसिस्टेंस का सिंबल है ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको रेहोस्टेट बोलते हैं, और ये आमीटर ए सिंबल है। उस तरीके से सिंबल हमारा भी हो सकता है वोल्ट मीटर के लिए। दिस ओम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू V बाई R, वेयर V इज इक्वल टू VA माइनस VB, राइट। ये ओम्स लॉ जो है
ये दो कंडीशन में लागू होता है। एक है फॉर मेटल्स, ये धातु के लिए होता है, चालक के लिए। दूसरा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ताप का मान स्थिर होना चाहिए। ये इक्वेशन है हमारा I इज इक्वल टू वी बाई आर और I इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई आर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ, एंड फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस ओम्स लॉ two conditions must be saturated. Number one, it is good for the metals or few other materials. ये धातु के लिए सही है। It's not the universal law. ओम का नियम जो होता है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर के मान को स्थिर रखना है, क्योंकि टेम्परेचर यदि आप हैरी करेंगे तो रेसिस्टेंस का मान चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा ओम्स लॉ जो है वो, इससे क्या मिलेगा हमें देख लीजिए। आई वेरीज भी, जहाँ पे आर कांस्टेंट हो जाएगा, आर कांस्टेंट करना है। आई वेरीज 1/r, यहाँ भी कांस्टेंट करना है। और एक हो जाएगा ये वी वेरीज आर, यहाँ पर आई कांस्टेंट करना होगा। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। एंड किसी भी चालक तार से बहने वाली धारा उन चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है, बशर्ते कि प्रतिरोध का मान स्थिर हो। फिर किसी भी चालक तार से बहने वाली धारा का मान जो होता है और प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एंड रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा। और ये कब होगा? जब तार के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, नियत हो। तीसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। किसी भी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर जो उत्पन्न होता है उस तार के रेजिस्टेंस का समानुपाती होता है। यानी अगर हम मान लेते हैं कि 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, 1 मीटर ही तार है, लेकिन सबका प्रतिरोध अलग अलग है। इसलिए यदि सभी से एक ही धारा बहेगी फिर भी विभवांतर का मान डिफरेंट होगा। और ये डायग्राम को बता रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये नाउ फैक्टर्स ऑन बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर में निर्भर करेगा? तो 2 फैक्टर्स की बात करेंगे। 2 फैक्टर्स, ओके। पहला फैक्टर्स है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। और डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/S। इसको रेजिस्टेंस लॉ भी बोलते हैं, प्रतिरोध का नियम। इसमें क्या हो जाएगा आप देखेंगे इसमें कि R वेरीज L, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा R वेरीज 1/S, और नेक्स्ट हो जाएगा R वेरीज रो। इसमें से एक जो बची हुई राशि नियत रहेगी, तो R वेरीज L, इसमें क्या हो जाएगा? S नियत रहेगा। R वेरीज 1/S, इसमें क्या? रो नियत रहेगा। और R वेरीज रो, इसमें L और S दोनों नियत रहेगा। ये क्या है हमारे पर? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी भी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, और लंबाई घटने का पर रेसिस्टेंस का मान घट जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है? R वेरीज लंबाई S, that is resistance of a conducting wire is inversely proportional to cross sectional area of the wire। यानी कहने का अर्थ हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान घट जाएगा, और यदि घटेगा तो रेसिस्टेंस का बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मोटा जो तार रहेगा उसका प्रतिरोध कम जाएगा और पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ देख लीजिए आप इसको। जैसे एक क्रॉस सेक्शन मान लिया जाए, अगर और हम बड़ा क्रॉस सेक्शन में कोई वायर ले लें तो उसका रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा।
याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द टू वायर्स वन इज़ थिक अनदर वन इज़ थिन, एक मोटा है एक पतला है, तो याद रखेंगे हमेशा कि पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है फैक्टर्स, वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? ताप। और टेम्परेचर के लिए क्या होता है? वो होता है आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर प्लस प्लस सो ऑन। और तब इसी को लिखते हैं हम, आगे को छोड़ देते हैं हम लोग, आर थीटा इज इक्वल लिखते हैं आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा, राइट। ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारे टर्म्स आए हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सब टर्म आया है। These terms are known as the temperature coefficient of electric resistance। विद्युतीय प्रतिरोध, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, याद रहेगा, ताप गुणांक किसका? विद्युतीय प्रतिरोध का। और यहाँ पे क्या है? आर थीटा क्या है? वह थीटा डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। आर जीरो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध। जाहिर है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, थीटा जो है टेम्परेचर है, इसको चेंज करेंगे तो चेंज कर जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ आर थीटा इज इक्वल टू आर जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अल्फा का जो वैल्यू होता है, जो प्रतिरोध का आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ताप गुणांक विद्युतीय प्रतिरोध का, अल्फा का मान जो होता है, ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जैसे मान लिया जाए हमारा अल्फा मेटल्स हुआ, दूसरा हमने ले लिया इंसुलेटर्स को ले लिया, तीसरा सेमीकंडक्टर को ले लिया, इस पॉसिबल। अब क्या है कि मेटल्स के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, धातु के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है। तो अल्फा का मान जब पॉजिटिव हो जाएगा, जब ताप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि फॉर मेटल्स इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। धातु के लिए, चालक के लिए यदि आप ताप का बढ़ाइए, कॉपर का वायर ले लीजिए, कॉपर के वायर के ताप को बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और ताप के मान को घटाइए तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, याद रखिएगा। अब एक दूसरा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है। अब अर्धचालक में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर के मान को, चूँकि अल्फा का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। फॉर सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसका अल्फा का मान नेगेटिव होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? स्वाभाविक ही माइनस साइन हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस साइन हो जाएगा तो घट जाएगा। तो अगर सेमीकंडक्टर आप लेते हो, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस विल गो डाउन। बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस मान घट जाएगा। और कुछ एलॉयज होता है जिस पे अल्फा का मान बहुत ही आपका शून्य होता है, वेरी वेरी बहुत कम होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनकी जब टेम्परेचर जो होगा, इट विल मेक नो डिफरेंस, बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं करेगा। यदि टेम्परेचर के मान को हम बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस के मान पर असर नहीं पड़ेगा, जैसे नाइक्रोम है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, ये मैंने बता दिया है। हमारा जैसे ये सब है, ये हमारा सीरीज का है, ये पैरेलल का है। यहाँ पर सीरीज में मैंने पहले बता दिया है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ जाएगा, प्लस प्लस ऑन। ये मैंने पहले बता दिया है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस प्लस ऑन। समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध। ये हमारा देख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेसिस्टर ऑफ 4 ओम टू a 6 वोल्ट बैटरी। ये जस्ट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जांपल्स है। ये सेल है, रेसिस्टेंस है, बल्ब है, एमीटर है, ये की है। दिस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट।
रेसिस्टेंस इन पैरेलल्स ये आप देख लें, यहाँ पे पहले मैंने चर्चा कर दिया है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। इसी को शॉर्ट में कर सकते हो, 1/R इज इक्वल टू समेशन ओवर Rn n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 1 n इट सेल्फ। यदि n का मान 1 होगा तो R1 हो जाएगा, 2 तो R2 हो जाएगा, 3 तो R3 हो जाएगा। ये घर में जो कनेक्शंस होता है, हाउस होल्ड में कनेक्शन इस तरह से होता है, हाउस होल्ड कनेक्शन। क्यों क्या होगा, सीरीज अगर पैरेलल में नहीं रहेगा तो क्या होगा, सीरीज में रहेगा तो एक स्विच अगर आप ऑफ करो तो पूरा लाइट ही ऑफ हो जाएगा। जो वहाँ पैरेलल रहता है, देखिएगा जिस स्विच को आप ऑन कीजिएगा लाइट जलेगा, दूसरा ऑफ रहे तो ऑफ रहेगा। Same thing is there. Now heating effect of current, इसके लिए फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे H क्या है, हीट है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है, T टाइम है। ये जूल का नियम है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट करंट है। ये क्या है, H वेरीजेस आई स्क्वायर पहला हो गया, H वेरीजेस R हो गया, H वेरीजेस T हो गया। और 3 नियम हो गए। एक हो गया ये हीट जो डेवलप करेगा, मान लिया जाए कि ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें आपने सेल जोड़ दिया, ए बी, इसे धारा बहेगी और इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसमें हीट पैदा होगा। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है उससे आप करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, हीट गर्म हो जाता है वो। तो ये जो हीट मिलेगा कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर द पैसेज ऑफ करंट। यानी किसी भी तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वो तार से बहने वाली धारा के वर्ग का समानुपाती होगा, और जितना अधिक धारा बहाइएगा, एम्पियर दीजिएगा, उतना अधिक हीट पैदा होगा। फिर क्या है, वो क्या है, उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है प्रतिरोध का समानुपाती होता है, यानी जितना ही उसका ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ही ज़्यादा हीट पैदा होगा। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, प्रतिरोध उसका बहुत ज़्यादा होता है। उस तरह से आप आ जाइए यहाँ पे, समय जितना अधिक धारा बहाइएगा किसी भी चालक तार से, उतना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम, जिसे जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ऐसा क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल आयरन है, टोस्टर है आपका, फिर देखिएगा कि पानी गर्म करने वाला जो कॉइल होता है, या घर में आपका हीटर है, ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट से ही काम करता है। या फ्यूज़ है, सेम थिंग इज दियर। द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज इनविटेबल consequences of electrical current. In many cases it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. स्वाभाविक है, वेस्ट हो जाता है। In electric circuits the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. However, heating effect of electrical current has many useful applications. द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक ओवन, मैंने ये सब बताया है पहले अभी जस्ट। ये सब क्या है, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आश्रित है ये सब। इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट। ये मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो होता है, और ये वहाँ पर जो फिलामेंट जो होता है, टंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस, राइट, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
उसमें क्या होता है, उसके लाइफ के फिलामेंट को, लाइफ को बढ़ाने के लिए इनर्ट, इनएक्टिव N2 नाइट्रोजन एंड आर्गन का इस्तेमाल होता है। या the filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support. The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen, मैंने अभी बताया, and argon gases to prolong the life of filament. Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. इलेक्ट्रिक सर्किट्स को देखें हम, इट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे हम फ्यूज़ की बात करते हैं। ये फ्यूज़ इज प्लेस्ड इन सीरीज, याद रखिएगा फ्यूज़ के बारे में। ये फ्यूज़ का क्या काम होता है आप देखेंगे कि सर्किट में आप अक्सर बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया। तो क्या है ये फ्यूज़? आपके घर को डैमेज से होने से, मैं जो भी हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको डैमेज होने से वो बचाता है। फ्यूज़ में क्या क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पे कि एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन एक्सेट्रा, ये सबको फ्यूज़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो ही करंट जो होता है वो हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, उसमें भी इसी का इस्तेमाल होता है। H = I²RT। जैसे ही एब्नॉर्मल करंट फ्लो किया, जैसे ही अचानक बहुत अधिक वो धारा आई, क्या होता है, हीट उत्पन्न हो गया, वो जल जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो सेम चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट द फ्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है कि फ्यूज़ हमारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर फ्यूज हो सकते हैं अलग अलग। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, फिर क्या हमारा 3 एम्पियर एंड सो ऑन, ये फ्यूज़ का इस्तेमाल हो सकता है। एक यहाँ पे एग्जांपल्स ये है कि सपोज करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है, फॉर इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, ए करंट ऑफ 1000/220 एम्पियर। क्योंकि आपको पता है कि P से निकाल सकते हैं I/V होता है, इससे आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो 4.5 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट, यानी 4.5 एम्पियर मीन्स 5 मान लेंगे उसको। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि नॉर्मली जो फ्यूज़ होंगे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर्स, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़ इन द हाउस होल्ड, कितना हमें ये चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास जो विद्युत आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ठीक है, वो क्या है 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, यानी पी का मान 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट हुआ, पी का मान जो हुआ 1 किलोवाट का मतलब हुआ 10³ वाट। अब क्या है, ये अगर 220 वोल्ट पे ये काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम किया हमारा कितना 1 किलोवाट पावर, ये 220 वोल्ट पे काम करता है। इसे करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए। I = P/V। पावर कितना था मैंने बताया, किलोवाट, किलोवाट का मतलब 10³ और 10³ वोल्ट, 220 वोल्ट पे काम करता है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसके मान को रख करके, यही किया गया यहाँ पर, P का मान 1000 है, V का मान 220 है, देन यू गेट द करंट 4.54 एम्पियर विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 एम्पियर। इसलिए जब भी आप विद्युत आयरन से आयरन करेंगे तो फ्यूज जो यूज होता है आपके आयरन को बचाने के लिए, वो आपका 5 एम्पियर। ये हो गया है, हमने चर्चा कर ली है इसकी। P = W/T होता है, पावर इलेक्ट्रिकल वर्क और ये एनर्जी भी होता है बाई टाइम, ये पावर हुआ। यानी कहने का अर्थ हुआ कि विद्युतीय शक्ति बराबर हो गया विद्युतीय ऊर्जा बटा समय या विद्युतीय कार्य बटा समय। इसी को कहते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, 1 सेकेंड में जितना काम होता है उसको ही क्या कहेंगे, विद्युतीय पावर बोलेंगे।
ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप इसको देख लेंगे। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस combination is R, then the ratio R by R dash is, आपका ऑप्शन है 1/25, B 1/5, C 1/5 एंड D 25। अब इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? ए है 12R, बी हमारा क्या है IR 1R² है, नेक्स्ट है V1, नेक्स्ट है V2/R। इसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be A 100 watt, B 75 watt, C 50 watt, D 25 watt. Solve it. इसको सॉल्व करेंगे। Next, two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be A 1:2, B 2:1, C 1:4, D 4:1. So that's all for the day. Thank you.